वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में किया था उसी तरह से एडजस्टमेंट सारे मैं सॉल्व करवा दूंगी। बाकी का सम जो है क्लोज करना है आपको। फर्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000 आउट ऑफ विच 10% एंड 15% गुड्स have market value less than book value by 12% and 20% respectively। यानी कि 15,000 का जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का, उसमें से 10% एंड 15% गुड्स। सबसे पहले क्या करना है, 15,000 का 10% गुड्स एंड 15,000 का 15% गुड्स को अलग कर लेना। उसकी वैल्यू 12% एंड 20% क्या है, लेस। यानी कि 15,000 का 10% जो गुड्स है उसकी वैल्यू 12% लेस है और 15,000 के जो 15% गुड्स है उसकी वैल्यू 20% लेस है। किस कैसी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो 15,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, उसमें से 15,000 के 15% सॉरी 10% कितने होंगे, 1500। अब 1500 में से 12% उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, लेस। तो 12% 1500 के 12% होंगे 180 रुपीज। तो 15,000 के 10% गुड्स की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1320। समझ में आ रहा है। इधर बोला है कि 15,000 के जो क्लोजिंग स्टॉक है, 15,000 के जो गुड्स है उसके 10% की मार्केट वैल्यू 12% कम है और 15,000 के जो 15% गुड्स है यानी कि 15,000 के 15% होंगे 2,250, उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है। अब 2250 के 20% होंगे 450। अब ये माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1800। यानी कि 15,000 की क्लोजिंग स्टॉक है, उसके 15% गुड्स की मार्केट वैल्यू 20% लेस है। तो कितनी है, 1800। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 के 10% गुड्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1320 है, उसकी बुक वैल्यू है 1500 लेकिन मार्केट वैल्यू है 1320। तो हम कौन सी लेंगे, इन दोनों में से जो लेस होगी वो कौन सी लेस है, 1320। फिर 15% गुड्स की 20% मार्केट वैल्यू लेस है तो कौन सी लेंगे हम, 2250 के 1800, ऑब्वियसली 1800, राइट। अब ये हो गया 100%। 100% में से 10% ये गया, 15% ये गया। अब कितने गुड्स बचे, 75%। तो 15,000 के 75% गुड्स में कोई चेंजेस नहीं है। कितने होंगे, 15,000 के 75% आप करोगे तो आएगा 11,250। क्लियर। तो इसकी हम वैल्यू ले रहे हैं 1320, इसकी ले रहे हैं 1800 एंड इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज लेना है 11,250। अब तीनों को प्लस करेंगे तो मार्केट वैल्यू आएगी क्लोजिंग स्टॉक की 14,370। समझ में आ रहा है कैसे किया। जितना परसेंटेज है जो पार्ट निकाल के दिया है 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, उसकी मार्केट वैल्यू कितना परसेंट कम है वो हमें दिया, तो वो हमने फाइंड कर लिया। फिर तीनों को जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो जितने परसेंट आपको बोला है उतने परसेंट आप फाइंड करो, फिर कितने परसेंट मार्केट वैल्यू उससे कम है तो फिर उसके ऊपर उतने परसेंट मार्केट वैल्यू को लेस करो और जो आती है उसको कंसीडर करो क्लोजिंग स्टॉक। अब ये तीनों को जोड़ के आ गया 14,370। इसकी अब हमारे क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा, 15,000 लेना है कि 14,370, दोनों में से जो कम हो वो लेते हैं हम। इधर कौन सा लेंगे, 14,370। इसकी फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। दो इफेक्ट होगी, बैलेंस शीट असेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। समझ में आया। वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक जो दिया था 15,000, उसके 15% एंड 10%।
की वैल्यू 20% एंड 12% क्या थी, माइनस, यानी कि कम। इसके बाद है सेकंड एडजस्टमेंट, स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017 इज 50। अब ये जो स्टेशनरी स्टॉक है 31 मार्च 2017 यानी कि कौन सा है, ईयर एंडिंग, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है किसका, स्टेशनरी स्टॉक का। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि जब हम कोई भी शॉप यानी कि कंपनी में जितनी भी स्टेशनरी हम परचेज करते हैं, कुछ बचा हुआ होता है प्रीवियस ईयर का, वो भी लाते हैं। फिर इस साल में हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी स्टेशनरी हम करते हैं परचेज। फिर उसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक यानी कि हमारे पास बचा हुआ कितना है वो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा कि हमने इस ईयर में कितना यूज किया। समझ में आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास स्टेशनरी का कितना है, प्लस हमने परचेज कितना किया, और माइनस हमारे पास अभी कितना बचा है क्लोजिंग में, वो अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इस ईयर में हमने कितना यूज किया, यानी कि कंजप्शन हमारा कितना हुआ। तो यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक इसलिए दिया है क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, स्टेशनरी स्टॉक 1 अप्रैल 2016 यानी कि ओपनिंग स्टॉक दिया है स्टेशनरी का, फिर स्टेशनरी परचेज दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है किसमें, एडजस्टमेंट। तो इसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे कि इस ईयर में हमने स्टेशनरी के ऊपर कितना एक्सपेंस किया, यानी कि स्टेशनरी का कंजप्शन कितना हुआ। अब ये जो स्टेशनरी स्टॉक है क्लोजिंग, कोई भी स्टॉक हो, डेट स्टॉक हो, स्टेशनरी स्टॉक हो, या फिर कोई भी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, उसकी दो इफेक्ट होती है, राइट। और वो स्टॉक कहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट में, असेट साइड। तो स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में, असेट साइड। और दूसरा जैसे कि कंजप्शन मैंने बोला था फाइंड करना है, इस तरह से हम कंजप्शन को फाइंड कर पाएंगे। स्टेशनरी स्टॉक सबसे पहले तो बैलेंस शीट में असेट साइड द अमाउंट इज 500 लिख लेना है। फिर पी&एल डेबिट हमें क्या चाहिए, स्टेशनरी का एक्सपेंस हमने इस साल कितना किया वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग 200 था, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक ब्रैकेट में लिखा है 1 अप्रैल 2016, यानी कि ये क्या हो गया, ओपनिंग 200 प्लस परचेज, परचेज कितने की हमें 1000 की परचेज की स्टेशनरी की, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है 500 का, तो यानी कि हमने यूज कितना किया, सिर्फ 700 का ही यूज किया स्टेशनरी का। 200 हमारे पास था, 1000 का हमने परचेज किया, और अभी हमारे पास 500 का स्टेशनरी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमने सिर्फ यूज कितना किया 700। ये जाएगा 700 पी&एल अकाउंट डेबिट आउटर कॉलम में। ये पूरा फॉर्मेट जो है पी&एल डेबिट में लिखेंगे और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 700, यानी कि हमने हमारे करंट ईयर में स्टेशनरी का यूज किया 700 की स्टेशनरी ही हमने यूज की है। इसकी दो इफेक्ट की, स्टेशनरी स्टॉक 500 बैलेंस शीट में डेबिट साइड यानी कि असेट साइड लिखा, और दूसरी इफेक्ट ये पूरा फॉर्मेट कहाँ पे लिखा, पी&एल अकाउंट डेबिट साइड 700 आउटर कॉलम। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है अ फर्नीचर ऑफ ₹600 sold to किशन for ₹400 on 1st October 2016 which is recorded in the sales book। फर्नीचर जो था 600 का, 600 थी उसकी कॉस्ट प्राइस, सोल्ड टू किशन फॉर 400 यानी कि किशन को हमने सोल्ड किया है 400 में, ऑन 1st October 1/10/2016 which is recorded in sales book। अब इसकी कितनी इफेक्ट होगी, फर्स्ट तो फर्नीचर जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 1500, अब फर्नीचर 1500 उसमें से ऑलवेज कॉस्ट माइनस होगी, माइनस है 600। फर्नीचर हमने 400 में तो सेल किया, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी 600, तो फर्नीचर में से उसकी कॉस्ट ही माइनस होगी। 600 किया माइनस, फिर आया हमारे पास 900। क्लियर। अब ये जो गलती से हमने फर्नीचर को सेल किया है वो सेल्स बुक में लिख दिया है,
तो इससे क्या हुआ होगा, सेल्स में हमने प्लस कर दिया होगा और डेटर में भी क्या किया होगा, प्लस। तो उसकी इफेक्ट निकालने के लिए सेल्स में से करना है माइनस और डेटर में से करना है माइनस। जो सेल किया है हमने 600 का, उसको हमने सेल्स बुक में लिख लिया था, तो उसकी इफेक्ट निकालने के लिए ये क्या थी, हमारी मिस्टेक थी। अब मिस्टेक्स को सुधारने के लिए उसकी ऑपोजिट एंट्री देनी पड़ेगी, यानी कि सेल्स में प्लस किया था तो अब हम करेंगे सेल्स में से माइनस, और डेटर में भी प्लस किया था तो डेटर में से भी करेंगे हम माइनस। तो ये दो इफेक्ट होगी। अब 600 का था फर्नीचर, 400 में सेल किया तो 200 क्या हुआ, लॉस। तो लॉस कहाँ पे लिखेंगे हम, P&L अकाउंट डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200। अब इसके बाद है एक एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन के ऊपर 5%, फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अब हमने ये सॉल्व किया है 1 अक्टूबर को, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर में हमने 6 मंथ फर्नीचर यूज किया, तो 6 मंथ का जो है डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा जो फर्नीचर हमने सेल किया है उसके ऊपर। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ओल्ड, अब ये ओल्ड कितना है, यानी कि 1500 में से 600 हमने जो सेल किया वो माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस बची 900। अब 900 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 45 रुपीज। 45 रुपीज ये कौन से फर्नीचर के ऊपर आया, ओल्ड फर्नीचर के ऊपर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ओल्ड 45। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड, जो हमने सेल किया फर्नीचर 600 रुपीज का, उसके ऊपर भी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी हमने सेल किया है 1 अक्टूबर को सेल किया है तो 6 मंथ तो हमने वो यूज किया ही है। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। अब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 600 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। अगर इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 15 रुपीज और आउटर कॉलम में जाएगा 60। ये कहाँ पे लिखा जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड। इस एडजस्टमेंट की टोटल कितनी इफेक्ट हुई, अ फर्नीचर ऑफ ₹600 सोल्ड टू किशन, यानी कि फर्नीचर में से हमने माइनस किया 600 जो हमने सेल कर दिया था। फिर सोल्ड टू किशन फॉर 400, 600 का 400 में सेल किया तो दूसरी इफेक्ट हमने दी P&L अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फिर हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ये डेप्रिसिएशन साथ में ही कैलकुलेट कर दिया है क्योंकि ये फर्नीचर के रिलेटेड था। एडजस्टमेंट फिफ्थ एडजस्टमेंट है, हमने इधर भी कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन दोनों पर कैलकुलेट किया। ओल्ड के ऊपर पूरा 5% और जो सेल किया सोल्ड के ऊपर कितने 6 मंथ का 5%, लेकिन 6 मंथ का डेप्रिसिएट कैलकुलेट किया। ये थर्ड इफेक्ट दी। फोर्थ इफेक्ट हमने क्या दी, सेल में से माइनस किया और डेटर में से भी माइनस किया, क्योंकि ये सेल ऑफ फर्नीचर हमने कहाँ पे लिख दिया था, सेल्स बुक में लिख दिया था इसलिए। तो इस तरह से हमने ये 4 इफेक्ट दी है। एक ही एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट दी है हमने, 4, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट साथ में। सेल्स बुक में बाय मिस्टेक लिख दिया था, उसकी भी 2 एंट्रीज होगी और फर्नीचर की जो एडजस्टमेंट है उसकी भी 2 एंट्रीज होगी, 3 एंट्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी हो रहा है इसलिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओगे तो उस तरह से आपको एंट्रीज पुटअप करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये जो थर्ड एडजस्टमेंट था हमारी, उसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू 10% ऑन प्लांट एंड मशीन्स, यानी कि प्लांट एंड मशीन्स जो भी कंपनीज के हैं उसके ऊपर 10% तक डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करना है। क्या बोला गया है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू 10%, यानी कि 10% तक जो है डेप्रिसिएशन इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये हुआ, ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी दी गई है 8325, ये अमाउंट होगी प्लांट एंड मशीन की
क्लोजिंग अमाउंट होगी। क्या होगी क्लोजिंग? जैसा हम बैलेंस शीट में लिखते हैं असेट की वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एंड आउटर कॉलम में जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो लिखते हैं, ये वो अमाउंट है। उसके नीचे ही दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स 675। अगर हम ये दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगी। देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है 8325। इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे 625 तो ये हमें क्या मिल जाएगी? प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो डेप्रिसिएशन के बाद की अमाउंट हमें मिलती है। तो अगर डेप्रिसिएशन बाद की अमाउंट में हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्लस कर देंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। रिवर्स एंट्री में क्या है? पूरी रिवर्स इफेक्ट है। तो इस तरह से हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मिल गई 9000। अब हमें बोला गया है कि डेप्रिसिएशन को 10% तक इंक्रीज करना है। तो 9000 के 10% डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये 9000 के ऊपर 10% हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब 9000 यानी कि कॉस्ट हमारे पास हो। तो और कॉस्ट कैसे मिलेगी? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो माइनस करने के बाद लिखी जाती है वो उसमें ऐड करना है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस तरह से ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीन। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% 900 और आउटर कॉलम में जाएगा 8100। ये पूरा फॉर्मेट कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। दूसरी इफेक्ट होगी P&L debit depreciation on plant and machine 675 plus addition 225 and outer column में 900। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स करके आउटर कॉलम में 900 भी लिख सकते हो। क्लियर? ये जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है सिक्स्थ एडजस्टमेंट। राइट टू 600 फ्रॉम डेटर्स एज वेटेड एंड प्रोवाइड वेटेड रिजर्व 5%। उसके बाद है प्रोवाइड, उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर। अब हम वेटेड डिस्काउंट रिजर्व एंड वेटेड रिजर्व साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है एडजस्टमेंट नंबर 6 एंड 7। 4, 5 हमने इधर ही कर लिया। अब 3 and 5 हमने साथ में कर लिया था। ये एडजस्टमेंट 3 and 5 और ये है 6 and 7। अब डेटर्स जो है हमारे थे 1600। इसमें से सेल ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे कौन सी प्राइस लेनी है? सेलिंग प्राइस। सेल ऑफ फर्नीचर में से सेलिंग प्राइस करनी है माइनस, यानी कि 16000 में से जो हमने सेल किया था वो बना है -400। और आगे एक एडजस्टमेंट है कि goods of 3000 withdrawn by Meera for personal use is recorded in the sales book। यानी कि बाय मिस्टेक सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया था। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर सबसे पहले तो आपको जो भी एडजस्टमेंट हो एक बार रीड कर लेना। अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसा हो कि जो सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट में साथ में इंक्लूड हो रहा हो तो उसकी इफेक्ट भी हमें पहले देनी है, बाद में वेटेड और वेटेड रिजर्व कैलकुलेट होगा। तो ये जो 3000 विथड्रॉन रॉन्गली विथड्रॉन था वो भी यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो सेल ऑफ फर्नीचर माइनस करने के बाद रॉन्गली रिकॉर्डेड विथड्रॉल भी करना है -3000। तो फिर हमें डेटर की वैल्यू मिलेगी 1,26,000 सॉरी 12,600। उसमें से माइनस करना है वेटेड 600। उसके बाद आएगा 12,000, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है वेटेड रिजर्व, वो भी आएगा 600। और उसके बाद 2% क्या करना है? डिस्काउंट रिजर्व, वो आएगी 220। ये पूरा हो गया वेटेड रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। अब इसकी सेकंड, ये पूरा आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड और इसकी सेकंड इफेक्ट आएगी P&L अकाउंट डेबिट साइड। जो हमारा वेटेड का फॉर्मेट था वो लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट और डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस
यानी कि यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में भी डिस्काउंट रिजर्व दिया है, तो उसको भी सेम जो वेटेड रिजर्व का फॉर्मेट था उस तरह से लिखना है। डिस्काउंट अलाउड 125 प्लस डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट और माइनस करना है डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो जो आएगी आउटर कॉलम में P&L अकाउंट डेबिट साइड 103। अब यहाँ तक एडजस्टमेंट हम रखते हैं डिस्काउंट रिजर्व तक, बाकी के जो एडजस्टमेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस